कि आप सब ठीक है और सभी का वेलकम है। आस्क बोर्ड एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लास 12th की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। तो वेलकम है आपका आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए कि सब चीज़ ठीक है। आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार क्लियर कीजिए। और सबसे पहले तो बोलना ही भूल गए कि जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये क्लास सुबह में 5 AM चलता है। आपको पता है कि थ्योरी की जितनी भी क्लासेस होती है सुबह में 5 AM में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्टिव जैसे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव होगा ना, अब उसको सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव को हम कितना बजे कर दे, तो 1 बजे दिन में कर दे, 1 बजे, क्योंकि मई आ गया। अब आपका सिलेबस भी पूरा कराना है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव सब पढ़ना है, इसीलिए आपका सब्जेक्टिव का जो क्लास होगा ना, सोच रहे हैं कि 1 बजे मतलब दोपहर 1 बजे आपका ओनली चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव चलेगा। थ्योरी के क्लास सुबह में, सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा कितना बजे, 1 बजे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव का क्लास कितना बजे चलेगा, तो 8 PM में चलेगा। ऐसे हम सोच रहे हैं कि आप लोग का कर दिया जाए। तो आप लोग सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर, ये भी सही है। 3 क्लासेस चलेंगी तो जल्दी से हमारा पूरा क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, नया सेटअप लग रहा है, उसके लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो क्लास थोड़ा सा 3-4 दिन डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने प्यारे बच्चों पार्ट 1 में पढ़ा था क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन। उसके बारे में पढ़ा था कि जीवन अवधि क्या होता है और किस जानवर का, किस जंतु का जीवन अवधि कितने समय तक होता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ रखी है ना। इतना सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद से लैंगिक जनन विखंडन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये जो बता रही है अगर आपका छूट गया है, या तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए प्लेयर लिस्ट में जाके, नहीं तो आपको इसी वीडियो में यहाँ पे क्या लिखा है, 1 शॉट में आपको फिर शुरू से पढ़ाएंगे। तो जिनका छूट गया उनका तो बल्ले बल्ले, और जिनका पहले से हो गया है उनका फटाफट अंदाज में रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, और बायो पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है वो आपको पता चलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद से अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे फटाफट से मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इतना हम बोलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो इतना हो गया। आज हम लोग जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 शॉट। और जो भी बच्चों को अगर ये बायो समझ में नहीं आता है ना, आप हमारे पास आए हैं तो आपको 100% समझ में भी आ जाएगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहते हैं क्लास की शुरू कर दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार यस बोल दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लास को शुरू कर दिया जाए, तो फटाफट से आप लोग यस बोल दीजिए, फटाफट यस बोलिए। तो चलिए, उससे पहले प्यारे बच्चों एक चीज हम भूल रहे थे कि उससे पहले अगर आप सब यहाँ देखिए PDF और नोट्स लेना चाहते हैं, टॉपर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज फुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। कितना में, 499 में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये नंबर नोट करना पड़ेगा। आपको बोलना है सर जी हमको PDF नोट्स चाहिए, ये 499 क्या हो, तो पूरे 1 ईयर के लिए। अब इसमें क्या मिलेगा, 1 ईयर्स के लिए पूरा मिलेगा आपको PDF नोट। इसमें क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको गेस क्वेश्चन करके दिया जाएगा, और वो गेस क्वेश्चन आप प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। 99.9% गारंटी है कि आपका वो एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। तो इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, तभी नोट्स खरीदिएगा। तो नोट्स खरीदना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूरे 1 साल के लिए समझ लीजिए कितना, तो 499 यानी एग्जाम तक। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद से आपको क्या करना है, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना है। क्या, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लेना है। आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें हम आपको ज्वाइन करेंगे। जैसे पेमेंट कीजिएगा आपको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो प्यार बच्चों, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए अब एक बार बता दीजिए कि हाँ सर जी क्लास को आप शुरू कर दीजिए। और ये 1 शॉट क्लास बिल्कुल जबरदस्त होगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जीवन अवधि, देखिए जीवों में जनन, जनन से पहले आपको पढ़ना होना कि जीवन अवधि क्या होता है। तो जीवन अवधि कहने का मतलब, जीवन अवधि का मतलब क्या है, जीवों में जन्म से लेके जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक जीवों में जन्म से लेके जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु का मतलब यह नहीं कि कार दुर्घटना हो गया, मर्डर हो गया, ये सब मृत्यु नहीं।
जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है उस बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जीवन अवधि कहते हैं। तो जीवों में क्या होता है, जीवन अवधि अगर आपसे पूछ देगा तो आपको याद रखना है कि जीवों में जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन अवधि कहते हैं। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको फटाफट अंदाज में हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, जीवों में जन्म से लेकर जब तक उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक वो प्राकृतिक मृत्यु अपने आप नहीं मर जाते, तब की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं ना। जैसे देखिए कोई भी जीव का क्या होता है, सबसे पहले उसमें उसका क्या होता है, जन्म होता है, यहाँ पे आपको पता है जन्म हो जाता है। फिर क्या होता है, उसमें प्रजनन करने की अवस्था आती है। प्रजनन करने की क्या होती है प्यारे बच्चों, अवस्था आती है, यानी जनन करने की उसमें अवस्था आती है। जैसे किशोरा अवस्था आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज का क्या होता है, पहले जन्म होता है, फिर सजीवों में वृद्धि होने लगती है, यानी वो बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे आपका भी जन्म हुआ होगा, छोटा सा कुहा कुहा करके आते होंगे, उसके बाद से आपकी वृद्धि होती है, तो वृद्धि होते होते आप नाबालिग हो जाते होंगे, यानी आप में प्रजनन करने की अवस्था आती है, ठीक है। प्रजनन करने की अवस्था आती है, उसके बाद से क्या होता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी मृत्यु, यानी मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो सबको होना है, हम आए हैं तो हमारी भी मृत्यु होगी, आप आए हैं तो आपकी भी मृत्यु होगी, कुत्ता आया है तो कुत्ता का भी मृत्यु होगा, हाथी आया है हाथी, यानी जितने भी जीव जंतु है जिसमें जान होती है उनकी मृत्यु सत्य होती है। और यही बात जीवन अवधि कहता है। और जीवन अवधि में यह भी बताया जाता है कि जीव, जैसे इंसान कितना साल तक जी सकता है, कुत्ता कितना साल तक जी सकता है, यानी सबकी जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे कछुआ कितना साल तक जीता है, कौआ कितना साल तक जीता है, और यहाँ पे पैरोट कितना साल तक जीता है, तोता कितना साल तक जीता है, ये सारी चीजें। जैसे बरगद का पेड़ कितना साल तक जीता है, आम का पेड़ कितना साल तक जीता है, ये सारी चीजें, यानी सबकी जीवन अवधि अलग अलग है, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है। चलिए ये सब सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए कुत्ते के जीवन काल, जैसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे। तो एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कुत्ते का जीवन काल कितना होता है, तो 15 वर्ष से आप लोग क्या बताइएगा, 15 से 16 वर्षों तक। कितना, 15 से 16 वर्षों तक। जैसे हाथी का कितना, 75 से 80 वर्ष, 75 से प्यारे बच्चों कितना, 80 वर्ष तक हाथी जीता है। एक संभावित बाबू ये होता है कि हाँ इतना साल तक इन लोगों का जीवन अवधि होता है, यानी हर चीज का, जैसे बताया ना कि हर चीज का अवधि होता है। जैसे तितली 1 से 2 सप्ताह में, बस 1 से 2 सप्ताह उन लोगों का जीवन अवधि होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए चौथा है कौआ का। कौआ कितने साल तक जीता है, तो वो ये 15 साल तक जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि तोते का जीवन अवधि होता है, तोते का जीवन काल होता है, तोते का जीवन काल होता है। प्यारे बच्चों तोते का जीवन काल कितना होगा, तो आपको याद रखना है 140 वर्ष। ये ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तोते का जीवन काल 140 वर्ष होता है। अब प्यारे बच्चों एक बात आती है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो क्या शारीरिक संरचना के हिसाब से, यानी शरीर का संरचना बड़ा होगा तो क्या जीवन, मतलब जो जीवन अवधि होती है वो लंबी होती है, तो या शरीर का संरचना अगर छोटा होगा तो उसकी जीवन अवधि क्या कम होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि नहीं, शारीरिक संरचना के हिसाब से जीवन अवधि को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा कौवा। हम आपको क्या बताए, कौवा हो गया और यहाँ पे एक हो गया तोता। देखिए कौवा क्या होता है, तोता से बड़ा होता है। तो कौवा का आपको क्या पता है कि ये 15 से 16 वर्षों तक जीता है, जबकि तोता कितना, 140 वर्षों तक। अब बताइए 140 वर्षों तक जिंदा रहता है, जबकि कौवा का कितना है, 15 से 16 वर्ष। तो क्या ये कौवा बड़ा है, तो क्या तोता से प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कम दिन जी, मतलब बड़ा है तो ज्यादा दिन जी रहा है, नहीं जी रहा है। तोते का ज्यादा है लेकिन कौवे का कम है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद कर लेनी है। हाथी देख लीजिए, हाथी कितना बड़ा होता है। अब हाथी 75 वर्ष तक जिएगी, लेकिन प्यारे बच्चों तोता कितना 140 वर्ष तक जिएगा, ये भी तो ध्यान रखिए। लगभग मान लीजिए कि तोता हाथी से 2 गुना वर्ष ज्यादा जिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शारीरिक संरचना के हिसाब से क्या जीवन अवधि को डिफाइंड किया जाता है, तो नहीं, शारीरिक संरचना के हिसाब से जीवन अवधि को डिफाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों को अब पूछा जाएगा कि जीवन अवधि से संबंधित का कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु क्या होते हैं, जीवन अवधि के से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जीवन अवधि क्या है। तो यहाँ पे पढ़िएगा कि किसी भी जीवन की जीवन अवधि चाहे कितना भी हो, 140 वर्ष 200 वर्ष जैसे भी हो,
जितना भी वर्ष जिए, लेकिन मृत्यु एकदम निश्चित है किसी भी जीवन का, जंतु का, किसी भी इंसान का, जीव जंतु कोई भी हो, सबका मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेगा कि किसी भी जीव का जीवन अवधि चाहे कितना भी वर्ष हो, परंतु जीव की क्या है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ही सत्य है, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, इसलिए अच्छा काम करके जाइए। देखिए कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु होती भी नहीं है, ये हम समझाए थे ना, जैसे अमीबा क्या करते हैं, अमीबा के प्राकृतिक मृत्यु कैसी क्यों नहीं होती है, वो जो जीवाणु हो गए, यानी जितने अलैंगिक जनन होते हैं ना, एक कोशिका जो जीव होते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती। क्या करते हैं वो, अपने आप को क्या करते हैं, 2-3 भागों में, बहुत भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन की क्रिया होती है। तो मान लीजिए क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का कोई आकृति नहीं होता है, ये क्या करेगा, ये इस जो एक कोशिका, ये जो होता है ना, एक कोशिका होता है, जो सेल होता है इसका, जनन कोशिका होता है एगो, इसको क्या करेगा, ये ऐसे प्यारे बच्चों 2 भागों में इसको तोड़ देगा, ठीक है, 2 भागों में तोड़ देगा। फिर ये क्या करेगा, मान लीजिए ये अमीबा है, तो ये क्या करेगा, 2 भागों में इसको तोड़ते तोड़ते ये क्या करेगा, एक भाग ऐसे बना देगा, यानी नया संतति बना देगा, और यहाँ पे नया संतति बना देगा। ये हम आपको आगे समझाएंगे कि अमीबा क्या होता है, 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कुछ ऐसे भी जीव है जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, इन जीवों को अमर प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की वृद्धि के साथ साथ विभाजित होने का मतलब होता है खुद को तोड़ के वो क्या करते हैं, अपने संतति यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं एकल जनक अंग, चाहे उसे कहते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जनन क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और पीडीएफ नोट्स, ये सब का नोट्स मिल जाएगा, नोट्स कैसे मिलेगा, 499 में आपको बाई करना होगा। तो यहाँ पे बाई के लिए नंबर नोट कीजिए, 6299248935 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनन क्या है, जनन आपको बताते हैं कि जनन क्या होता है। तो देखिए जनन अपने ही संतान को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, जनन से क्या होता है। तो जनन यहाँ आप देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने संतान को आप उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, यही जनन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जनन क्या है, यहाँ पे डिफाइंड आप लोग कीजिए। देखिए जीवों में अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्रिया, जैसे जीवों में अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना, यानी अपने संतान को उत्पन्न करना, यही जनन कहलाती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देगा, घोड़ा है घोड़े को जन्म देगा, कुत्ता है कुत्ता को जन्म देगा। अगर ये जनन करना बंद कर दे, मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य जनन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, मनुष्य अगर जनन करना बंद कर दे तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य की अस्तित्व मिट जाएगा आने वाले कुछ वर्षों में, क्योंकि जनन नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा। कुत्ता का इसी भी प्रकार है। तो यही होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जनन क्या है, तो जीवों में अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की क्रिया, कोई भी जीव हो इसमें अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्रिया ही हमारी जनन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि जनन की क्रिया क्या कहलाती है। तो जीवों में अपने ही संतान को उत्पन्न करने या अपने ही संतान को जन्म देने की क्रिया ही जनन की क्रिया कहलाती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा कि जनन का क्या महत्व है। तो जनन का महत्व क्या है, जनन से हमारी क्या होगी, जनन का महत्व यही है कि अपनी तरह संतान को उत्पन्न कर सकते हैं ताकि वो विलुप्त ना हो सके, है ना। जैसे कुत्ता को जन्म देगा ताकि कुत्ता की प्रजाति चलती रहेगी, कुत्ता कभी विलुप्त नहीं होगा। इंसान है, इंसानों को जन्म देगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, इंसान की अस्तित्व नहीं मिटेगा, वो चलता रहेगा। घोड़ा जैसे जितने भी जीव हैं इसी प्रकार होते हैं, चाहे लैंगिक जनन में हो अलैंगिक जनन में हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसका महत्व देख लेते हैं, जो कि हम आपको बता दिए कि जनन का महत्व क्या है। तो जनन से जाति की निरंतरताएं बनी रहती है। जाति की निरंतरताएं यानी कहने का मतलब क्या, जाति हमारी चलती रहेगी। जैसे मनुष्य का जाति है तो मनुष्य जाति चलता रहेगा, जनन होते रहेगा। तो उसके बाद जैसे जाति बनी रहती है ताकि वो विलुप्त ना हो सके, ये तो बता दिए। जनन के द्वारा जीव अपने वंश जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, यानी जनन के द्वारा जाति मतलब जितने भी जंतु है अपने अस्तित्व को यानी उसे मिटने से बचाने के लिए जनन की क्रिया करते रहते हैं। तीसरा है कि जनन जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, सजीवों के विकास में बहुत ही सहायक होती है। जो सजीव होते हैं उनके
विकास में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ये सहायक होती है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, देखिए फिर दोबारा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाएगी जनन के प्रकार। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है लैंगिक जनन, होता है ना, दूसरा क्या होता है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे पढ़िएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन के कितने प्रकार, तो प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें यही एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बीच अंतर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जनन के प्रकार, तो जनन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला क्या है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है जनन की ऐसी प्रक्रिया, ध्यान में रखिएगा, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनन अंग भाग ले। अब एक ही जनन अंग भाग ले का मतलब क्या हुआ, या तो पुरुष भाग ले, या तो यहाँ पे याद रखिएगा माता भाग ले, या तो यहाँ पे याद रखिएगा पिता भाग ले। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको याद रखना है, यानी जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकल जनन अंग भाग ले, या तो पुरुष भाग ले या तो स्त्री भाग ले। ठीक है, या तो पुरुष भाग ले या तो स्त्री भाग ले, दोनों में से कोई एक ही भाग ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सारी भी चीजें होती हैं, इसमें अलैंगिक जनन होती हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है। अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गया। जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल माता भाग ले या पिता भाग ले, या तो पुरुष भाग ले या तो स्त्री भाग ले, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, मतलब दो गो जनन अंग भाग ले। यहाँ पे याद रखिएगा कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों जनन अंग भाग ले, मातो भाग ले पितो भाग ले, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे लैंगिक जनन। तो यहाँ पे आपको लैंगिक भी समझ में आ गया, जिसमें दोनों जनन अंग भाग ले, माता यानी पुरुष का भी स्त्री का भी दोनों जनन अंग भाग ले, यहाँ पे उसे क्या कहेंगे लैंगिक जनन। और जिसमें केवल माता भाग ले या पिता भाग ले या स्त्री भाग ले या पुरुष भाग ले, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इस जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, हम आपको जैसे अभी समझाएं, या तो स्त्री या तो पुरुष, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बहुत सारे चीजें, और ये सब होते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, तो याद रखना है कि ये एकल जनन अंग द्वारा होते हैं और इनकी मृत्यु नहीं होती है ना, इनकी मृत्यु नहीं होती है। या तो ये द्विखंडन द्वारा या तो ये बहुखंडन द्वारा अपने आप को क्या करते हैं, बहुखंडित कर देते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मरते नहीं है। कैसे नहीं मरते हैं आपको अभी हम आपको समझा देंगे कि क्यों नहीं मरते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, 4-5 प्रकार होते हैं, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो जो एग्जाम में आएगा वही आपको पढ़ा रहे हैं कि अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला हो गया द्विखंडन, दूसरा हो गया बहुखंडन, तीसरा हो गया मुकुलन, बहुत सारे हैं, लेकिन 3 चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पहला क्या है द्विखंडन, द्वि का मतलब क्या, दो, खंडन मतलब क्या, द्वि का मतलब दो, खंडन मतलब हो गया टूटना, यानी 2 खंडों में टूटना, 2 खंडों में टूटना। द्विखंडन का मतलब क्या हो गया, बहु पूछ देगा कि द्विखंडन क्या है, द्विखंडन क्या है, तो याद रखना है कि जो 2 खंडों में टूट जाए, जनन की ऐसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या, जो जनन कोशिकाएं हैं वो 2 खंडों में टूट के विभक्त हो जाए और नए संतति का मतलब नए संतति को उत्पन्न कर दे, यानी नए संतति का निर्माण कर दे, नए संतान उत्पन्न कर दे, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्वि का मतलब क्या, दो, खंडन का मतलब टूटना। यानी अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, यहाँ पे याद रखना है कि लैंगिक जनन क्या हो, यहाँ पे जो एक कोशिका हो, जो जनन कोशिका हो, यहाँ पे याद रखिएगा कि मतलब अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन कोशिकाएं 2 भागों में, जिसमें जनन कोशिकाएं 2 भागों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सिर्फ 2 भागों में टूट के विभक्त हो जाए, द्विखंडन। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, जनन कोशिका 2 भागों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग द्विखंडन कहेंगे। जैसे अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि अमीबा में कौन सी मतलब जनन की क्रिया पाई जाती है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन की द्विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है। समझ में आ गया। पैरामीशियम पूछ देगा, यूग्लिना पूछ देगा, इसमें क्या होगा, द्विखंडन की क्रिया प्यारे बच्चों पाई जाती है। अब देखिए बहुखंडन, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया। ठीक है,
बहुत, खंडन का मतलब क्या हो गया, टूटना, यानी बहुत ही खंडों में टूटना। बहुखंडन का मतलब क्या, बहुत ही खंडों में टूटना, बहुत ही खंडों में टूटना, यानी अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन कोशिकाएं बहुत सारे खंडों में टूट जाए, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन की बहुखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इससे आपको कोई नहीं समझाएगा, हम लिख के देते हैं आपको कि आप अगर कमजोर है ना तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आस्क बोर्ड पे। ऐसा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इतना समझा के, ठीक है। तो इसलिए बता रहे कि क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और एग्जाम में अच्छा चाहते हैं ना, लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो आस्क बोर्ड से जुड़े रहिए। देखिए बहुखंडन क्या होता है, अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन कोशिका क्या हो, बहुत सारे खंडों में टूट के विभक्त हो जाए और बहुत सारे संतति को उत्पन्न कर दे एक साथ, तो ये क्या होता है, बहुखंडन होता है। मुकुलन का मतलब क्या होता है बाबू, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। मुकुलन का मतलब क्या, नया जीव उत्पन्न करना। मुकुल होना, मुकुल का मतलब क्या, निकलना, यानी इसमें क्या होता है कि एक जनन कोशिका है, मान लीजिए कोई जनन कोशिका है, मुकुलन है, तो जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा मान लीजिए कि ये फिगर है इसका, ये क्या है, हाइड्रा है, तो इसमें से क्या होगा, यहां से एगो क्या होगा, एगो हाइड्रा मतलब जनन अंग निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आस्ते आस्ते ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये इससे टूट के क्या होगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा। चलिए अभी आपको हम समझाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि हाइड्रा क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। यानी इस सजीव में से क्या होगा, इसी में से एगो निकलेगा और यही टूट के अलग हो जाएगा, उसे कहेंगे मुकुलन। तो इतना क्लियर, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं पहले, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आते हैं कि द्विखंडन का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए यहाँ आप देखिए बाइनरी फ्यूजन, प्यारे बच्चे आखिर ये होता क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक जनन कोशिकाएं दो समान भागों में टूट के विभक्त हो जाती है और नए संतति को उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, तो द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये तो हम इतना समझा दिए कि आप खुद ब खुद यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है, द्विखंडन क्या, जिसमें एक जनन कोशिकाएं दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए अमीबा को हम ले लेते हैं। अमीबा की कोई संरचना नहीं होती, अमीबा कैसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ये कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे याद रखना है, अमीबा कैसे भी हो सकता है, इसकी रचना नहीं होती है। जैसे ये अमीबा है, ये क्या है इसका, ये इसका है जनन कोशिका। अब ये एक जनन कोशिका है, ये दो खंडों में टूट के विभक्त हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था द्विखंडन में, एक जनन कोशिका दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए, ये क्या हो रहा है, यही खंड दो खंडों में टूट के विभक्त हो जा रहा है, दो भागों में टूट के विभक्त हो जा रहा है, और ये टूटते टूटते क्या करेगा, दो खंड में पूरा ये इससे अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ा था कि अमीबा की मृत्यु नहीं होती है, अमीबा की मृत्यु नहीं होती है, आपको हम पढ़ाए थे बाबू, अभी पढ़ाए थे ना, अभी हम आपको पढ़ाए थे कि अमीबा की मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं मृत्यु होती है, क्योंकि एक जनन कोशिका वो अपने आप को बांट देता है। तो देखिए ये एक जनन कोशिका है, इसको दो भागों में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है, और ये दो भागों में क्या कर रहा है, बांट के खुद को तोड़ दे रहा है। तो जब अपने आप को दो भागों में आप बांट के तोड़ देंगे तो आप क्या, आपकी मृत्यु मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो इसी प्रकार अमीबा क्या करता है, अपने यहाँ आप देखिए एक जनन कोशिका को दो भागों में बांट के क्या करता है, अलग कर देता है, और अपने संतान यानी संतति को उत्पन्न कर देता है। ये इसका अलग संतान हो गया, ये दूसरा संतान हो गया। अब इसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं, अपने आप को खुद को दो भागों में बांट कर देता है, विभाजित कर देता है दो भागों में। तो समझ में आया कि अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार होता है, समझ में आया कि एक जनन कोशिका ये है, दो भागों में खुद को तोड़ दे रहा है, खुद को तोड़ के खुद से अलग कर दिया, खुद को तोड़ के खुद से अलग कर दिया। जैसे अलग किया तो एक संतान इधर एक संतान इधर, खुद को अपना संतान बना लिया। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे इसका हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग। अब ये क्या करेगा, ये भी जब इसको जनन करना होगा खुद को दो भागों में तोड़ेगा और फिर ये अलग संतान उत्पन्न करेगा, ये भी खुद को भागों में तोड़ेगा, अलग संतति का निर्माण करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ में आया कि अमीबा की मृत्यु क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये खुद को ही तोड़ के दो भागों में अलग कर रहा है। फिर ये क्या करेगा, ये भी खुद को तोड़ के अलग भागों में अलग कर देगा, बांट देगा, संतति बना लेगा। तो इसी प्रकार द्विखंडन कितना बढ़िया से समझा दिए कि अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार। तो द्विखंडन का डेफिनेशन अगर आपको पता चल गया कि जनन कोशिका क्या होता है, दो खंडों में टूट के विभाजित हो जाती है और नई संतति को उत्पन्न कर देती है, तो यही तो है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा।
अब देखिए प्यार बच्चों, अमीबा पैरामीशियम भी हो गया। पैरामीशियम उसी प्रकार है, एक जनन कोशिका 2 खंडों में देखिए टूट के फिर विभक्त हो गए और ये नए संतति का निर्माण कर दी। ये क्या हो गया, इसके संतान हो गए, खुद को तोड़ के खुद का संतान बना दिया। ये अपने आप को तोड़ के, जैसे आप 2 भागों में टूट के अपना अपना संतान बना दिए, इधर एक भाग आपका अलग संतान है, इधर एक भाग आपका अलग संतान है, इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे बहुखंडन क्या है। बहुखंडन, तो बहुखंडन के बारे में आपको समझाते कि बहुत सारे खंडों में टूट जाना, यानी एक जनन कोशिका अब क्या करेगा, बहुत खंडों में टूट जाएगा, अपने आप को पूरा तोड़ लेगा बहुत ज्यादा खंडों में, उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा बहुखंडन क्या है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन एक जनन कोशिका द्वारा अनेक संतति उत्पन्न किया जाता है, यानी अनेक खंडों में तोड़ के अनेकों संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुखंडन कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि बहुखंडन किसमें पाया जाता है, तो बोलिएगा प्लाज्मोडियम में। पूछा जाएगा कि बहुखंडन किसमें पाया जाता है, बोलिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी क्रिया होती है, प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आप बोलिएगा कि इसमें बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। अब पूछेगा कि अमीबा में कौन सी क्रिया होती है अलैंगिक जनन की, आपको बताना है कि द्विखंडन होता है अमीबा में, क्योंकि उसमें 2 ही खंड में टूट रहा है, जबकि प्लाज्मोडियम जो है बहुत सारे खंडों में टूट रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखिए बहुखंडन क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसका क्या है, ये है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में ये क्या है, इसका यहाँ पे देखिए जनन कोशिका है। ये क्या करेगा, खुद को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ देगा, खुद को एकदम तोड़ देगा। यहाँ पे क्या करेगा, खुद को ये बहुत सारे हिस्सों में देखिए तोड़ दिया है, खुद को छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में क्या कर दिया है, तो तोड़ दिया है। और तोड़ के क्या करेगा, खुद को अलग अलग कर देगा, जितना भी तोड़ा होगा ना उसको अलग अलग कर देगा, यानी बहुत खंडों में। देखिए इसका अब इससे कनेक्शन, ये क्या हो गया, इसका संतति यानी इसका संतान उत्पन्न हो गया। ये सब क्या है, इसके संतान है, और कोई किसी से अब अटैच नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। यहाँ पे सभी एक ही थे, लेकिन यहाँ से तोड़ के हटा दिए, सब अलग अलग हो गए, सब पैरामीशियम बन गए, सॉरी सब क्या बन गए, प्लाज्मोडियम बन गए। अब मान लीजिए इसको करना होगा तो ये भी बहुत सारे खंडों में ऐसे तोड़ के फिर सबको अलग कर देगा, इसी को कहते हैं बहुखंडन। बोलिए समझ में आया कि नहीं। और प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी इस प्रकार का पढ़ाई कोई नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब पे, गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुखंडन आपको समझ में आ गया। मुकुलन क्या है प्यारे बच्चों, मुकुलन यह लैंगिक जनन की क्रिया है। मुकुलन, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन की बात करें तो क्या, मुकुल का मतलब उदय होना, मुकुल होना। मुकुलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जो कि शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं कि आप देखिए मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से एक छोटा जंतु जनक जीव पर ही पैदा हो जाता है। ये क्या है, मुकुलन। मुकुलन में जैसे हाइड्रा ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन समझिएगा। जैसे मुकुलन की मतलब, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छोटा जंतु जनक के जीव पे, जो छोटा जंतु होगा क्या होगा, मान लीजिए जनक उसके जीव पे ही उत्पन्न हो जाएगा, उसी को मुकुलन कहेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा, पूरा गारंटी है। देखिए जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा में हम देखिए अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि, तो आपको एग्जाम में बताना है कि मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा, तो मुकुलन द्वारा। क्या बोलिएगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि हाइड्रा में जनन की मुकुलन द्वारा होती है अलैंगिक जनन। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए हाइड्रा है, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा है हाइड्रा। समझिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे तो आपको कोई नहीं समझाएगा, लिख के देते हैं, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज देते हैं कि ऐसा आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। अभी सिर्फ अलैंगिक, ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, मुकुलन है, मुकुलन, मुकुलन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जड़ा या छोटा जंतु क्या करता है, अपने सजीव में क्या होता है, जन्म ले लेता है। यानी यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा जंतु यहाँ पे जन्म ले लिया, यहाँ पे याद रखिएगा, उसके शरीर पे उग जाता है, देखो छोटा सा उसके शरीर पे ही उग जाता है, और ये उग के बड़ा होते 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 ये क्या करेगा, खुद को एक दिन इनसे बोलेगा कि नहीं अब आप अलग हो जाइए, हम अलग हो जाएंगे। और इसी प्रकार इनमें क्या होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। यानी मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जनन की, अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या, जीवों के यानी जीवों के शरीर पे ही पैदा हो जाता है, छोटा जंतु शरीरों के जीव पे पैदा हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जंतु क्या हो गया, जीव शरीरों के, मतलब जो जीव होते हैं
जो उनके छोटा सा जंतु जो जीव होते हैं उन पे पैदा होके उनसे अलग हो जाता है, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको बताना है मुकुलन। सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहले ये थ्योरी पढ़ लीजिए, ऐसे थ्योरी आपको पूरे जिंदगी में कोई नहीं पढ़ाएगा, लिख के देता है। अब आता है कोनेडिया, ये सब उतना, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कोनेडिया में अलैंगिक जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो प्यारे बच्चों कोनेडिया में होता है पेनिसिलिनियम। कोनेडिया क्या होता है? रुई की तरह जो हल्का हल्का रेशा होता है ना, उसी से की प्रकार से ये बना होता है और उस पे हल्का हल्का बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ जाता है, तो ये होता है कोनेडिया। कोनेडिया में प्यारे बच्चों क्या होता है? जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कोनेडिया में पेनिसिलिनियम। याद रखना है कि कोनेडिया में पेनिसिलिनियम होता है। जेमिल्स में किसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है? तो स्पंज के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि कायकी प्रवर्धन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों फटाफट से समझ के पढ़ लीजिए, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, पक्का है। ये देखिए क्वेश्चन है कि कायकी प्रवर्धन क्या है? तो प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायकी प्रवर्धन ये भी अलैंगिक, क्योंकि अभी हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए पादपों में कायकी भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया आदि के द्वारा नए संतान उत्पन्न होते हैं। अब कायकी प्रजनन जिसमें क्या होता है? जड़ के द्वारा नया संतान उत्पन्न होगा, तना के द्वारा नया संतान उत्पन्न होगा। जैसे तना के द्वारा हम आपको बताएंगे कैसे होता है सारी चीजें, पत्ती के द्वारा नया संतान कैसे उत्पन्न होगा, पुष्प के द्वारा नया संतान उत्पन्न कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए जैसे आलू के आंख, यानी यहाँ आप देखिए कायकी प्रवर्धन का एक भाग है। जैसे आलू के आंख, यानी हम लोग नहीं बोलते कि आलू जमने लगा, यानी आलू का वो आंख होता है, तो वो क्या होता है? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, उसे ही हम लोग कायकी प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए कायकी प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला कि प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन, जो प्राकृतिक रूप से कायकी होता है, यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा कृत्रिम कायकी प्रवर्धन। कृत्रिम कायकी प्रवर्धन का मतलब क्या? मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पेड़ है, याद रखिएगा कृत्रिम यानी अपने से किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा पेड़ है और पेड़ पर से हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पेड़ उगाते हैं, यानी पेड़ के तने पे शोर पैदा करके दूसरा पेड़ कैसे उगाते हैं? तो ये मान लीजिए पेड़ का कोई तना है, इसको पहले यहाँ से काट देते हैं इतना, और फिर पेड़ की एक डाली को क्या करते हैं? कोई दूसरी डाली को काट के और इसमें क्या करते हैं? डाल देते हैं और इसको मिट्टी लगा के ले भर देते हैं और उसको बांध देते हैं। तो कुछ दिनों बाद उसमें से क्या कर देता है? जैसे हम लोग बोला जाता है गाँव में कि कलम, जैसे पेड़ में कलम लेना, यानी कलम का मतलब आप समझ सकते हैं कि पेड़ को काट के उसमें एगो डाली डाल के मिट्टी डाल के लेवर के उसको बांध दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? जड़ें पैदा हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं? उसको निकाल के हम लोग दूसरी जगह रोपित कर देते हैं, यानी दाब लगा के। तो प्यारे बच्चों वही होता है। तो देखिए कायकी प्रवर्धन दो प्रकार के। पहला तो जो जिसमें प्राकृतिक रूप से कायकी प्रवर्धन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कायकी प्रवर्धन कहते हैं, प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन। और जिसमें अपने से किया जाए उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रवर्धक। जैसे देखिए प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन क्या होता है? इसके अंतर्गत पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग जब अलग हो जाता है, तब यह आप देखिए अनुकूलित परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करता है। इसे हम लोग प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि कायिक प्रवर्धन में यहाँ पे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होगा, समझिएगा। इसके अंतर्गत पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग, पादप शरीर का तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, कोई भी कायिक भाग जब अलग हो जाता है तो यह अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण करता है। जैसे शकलकंद हो गया, प्याज हो गया, देख लीजिए जैसे कंद हो गया प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें क्या होती है? आलू हम लोग एक बोते हैं और जब आलू कोड़ते हैं तो उसमें से कितना ज्यादा आलू निकलता है? आलू हम लोग आलू का एक आंख बोते हैं, जो जमा हुआ हिस्सा होता है काट के उसको एक को बोते हैं, लेकिन जब उसको कोड़ा जाता है तो उसमें से बहुत सारे आलू निकलते हैं। यानी कहने का मतलब उसमें क्या हो रहा है? प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया प्यारे? तो इसी प्रकार आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे अगला आता है कि कृत्रिम कायकी प्रवर्धक क्या होता है। कृत्रिम कायकी प्रवर्धक वो होता है कि कृत्रिम कायकी प्रवर्धक रूप से किया जाता है जिसमें पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके पौधा तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी पेड़ है,
पेड़ की एक डाली को काट के उसमें दूसरा डाली लगा के फिर उसको बांध के जड़ें उगाई जाती है। वही तो बोल रहा है कि प्राकृतिक काय की प्रवर्धक। तो कितना आसान है ये सब समझना। जैसे यहाँ देखिए कर्तन हो गया, दाब लगाना और रोपण। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है ना कि ये दाब लगाना क्या है, दाब लगाना। तो चलिए प्राकृतिक में, यहाँ पे कृत्रिम में दाब लगाना क्या होता है। तो देखिए दाब लगाना यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस विधि में शाखाओं या तने से जड़ निकाली जाती है। शाखाओं या तने से जड़ कैसे पैदा करेंगे, जैसे यहाँ देखिए वायु दाब लगाना, एयर लेयरिंग कैसे करेंगे, किसमें, तो ये प्यारे बच्चों कायकी प्रवर्धन में आता है। किसमें, तो कृत्रिम कायकी प्रवर्धन में। तो देखिए इस विधि का प्रयोग करके वृक्ष के किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए पादप के किसी मोटी शाखा को चुनकर, मान लीजिए कि मोटा डाली को चुनकर क्या किया जाता है, चारों तरफ छल्ला की एक वलय के रूप में हटा दिया जाता है, यानी उसका छल्ला हटा दिया जाता है, समझिएगा, छल्ला हटा दिया जाता है तथा इसका छाल हटाए हुए भाग को क्या किया जाता है, गीले मिट्टी, गीले रुई या मोस के द्वारा ढक दिया जाता है तथा इनके नम रखने के लिए इसके एक पात्र को जोड़ दिया जाता है और इसे बूंद बूंद पानी प्रदान करते हैं। तो इसे ढका हुआ भाग क्या होता है, मिट्टी, जैसे ढका हुआ भाग हो गया मिट्टी। उदाहरण में जैसे ले लीजिए कि संतरा का ऐसे कर सकते हैं, नींबू, अमरूद, लीची आदि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं दाब लगा के। यानी उसके एक मोटा जो तना होगा उसका वलय को छीन लेंगे, दूसरा को डाली लेंगे, उसके अंदर डाल के फिर मिट्टी से उसको ढक देंगे। तो यही होता है। तो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन यहीं पे समाप्त होता है, इतना होता है अलैंगिक जनन। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, ये होता है अलैंगिक जनन के बारे में बता दिए इतना सारा चीज। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी छूटे ना, ऑब्जेक्टिव आपसे कोई छूटे ना। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। ठीक है, वो उस टाइम से अलैंगिक जनन ही पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, दो जनन अंग भाग लें। यहाँ पे याद रखेंगे जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनन अंग भाग लें, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखिए याद रखना है कि लैंगिक जनन में क्या होगा, नर में नर युग्मक बनेगा जबकि मादा में मादा युग्मक बनेगा। यहाँ पे लैंगिक जनन में होता है, ये दोनों युग्मक आपस में संयोग करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके एक नया जीव का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िएगा कि जब दो युग्मक आपस में संयोग करेंगे, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनता है, और जब ये दोनों युग्मक आपस में संयोग करेंगे ना, तब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, युग्मनज करेंगे। और युग्मनज करने के पश्चात वो क्या करेंगे, एक नए जीवों का निर्माण करेंगे। तो इसमें ये होता है, और जो होता है ना अलैंगिक जनन की अपेक्षा ये ज्यादा जटिल होती है और ज्यादा थोड़ा सा देरी से होता है, जबकि अलैंगिक जनन बहुत ही आसान होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल व धीमी होती है। जटिल का मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ होता है, थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होता है लैंगिक जनन का। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी धीमी शुरुआत होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन की क्रियाएं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लैंगिक जनन जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में लिखें। ये सारी चीजें अब आपको सब्जेक्टिव में कराया जाएगा। ठीक है, ये इसका थ्योरी है जो कि जितना एग्जाम में आता है वो सारी थ्योरी हम आपको बता दिए हैं। अब जो बचा हुआ है वो आपका सब्जेक्टिव में क्लियर होगा। तो सब्जेक्टिव का क्लास कितने बजे होगा आपको पता होना चाहिए कि 1 PM में ओनली चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव होगा और 8 PM में ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो फटाफट प्यारे बच्चों अब आपके पास टाइम कम है, क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। PDF नोट्स के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि 499 में PDF नोट्स मिल जाएगा यहाँ पे चैप्टर वाइज। उसके लिए आपको नंबर नोट कीजिए, ले लीजिए। साल भर में 499 कुछ ज़्यादा नहीं है, 62 99 24 89 35। आप इस पे फटाफट से मैसेज करके जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। क्या आप भी बिहार बोर्ड 2025 के बनना चाहते हो स्टेट टॉपर? तो मैं आपका दिनेश सर आपको बताना चाहता हूं कि हुंकार बैच 2025 हो चुका है लाइव। यह जो मेरे पीछे फोटो देख रहे हो यह उन्हीं टॉपर्स की है जो हुंकार बैच से पढ़े हैं। क्वालिटी कंटेंट की 100% गारंटी देता है विद्याकुल।
और क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देते हैं हम, अर्थात आपके शिक्षक। तो अपने सभी सवालों को लेकर आ जाओ हुंकार बैच 2025 में, जिसमें मैं लेता हूं 100% रिजल्ट तथा 100% क्वालिटी कंटेंट की गारंटी। तो बेटा देर किस बात की, अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें विद्याकुल ऐप, ज्वाइन